नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। हिंदी व्याकरण की कक्षाएं आज से प्रारंभ है और हम चर्चा करेंगे साथियों उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी तैयारी को और अच्छे से अभ्यास करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये जो 20 प्रश्न हैं, आप इन्हें 20 प्रश्न नहीं माने, आपको प्रत्येक प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस का एनालिसिस आपको इस क्लास में मिलेगा। कहें तो प्रश्नोत्तरी आपकी है, लेकिन ये प्रश्नोत्तरी आपकी साथियों कैसी है, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। आपको यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में है, तो निश्चित रूप से ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले विषय वर्ण के बारे में, अर्थात आज के जो प्रश्न होंगे हमारे सारे वर्णमाला से संबंधित होंगे। और इस 20 प्रश्न के बाद में इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो भी आपकी वर्णमाला से संबंधित होगा। आपका एक भी प्रश्न, एक भी कन्फ्यूजन वर्णमाला से कहीं किसी प्रकार से नहीं रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। साथियों, पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि किसी भाषा के लघुत्तम, किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, या बड़े ओ की मात्रा करेंगे आप, सब जगह लघुत्तम होता है, लघुधन उत्तम लघुत्तम होगा, सभी जगह बड़े ओ की मात्रा कर लेंगे अपन। किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को क्या वर्ण कहते हैं, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को वर्ण कहते हैं, या किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, या किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को बताओ क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। आप जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करेंगे। देखिए, हम एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, तो व्यंजनों को और व्यंजनों में भी लघुत्तम व्यंजनों को, तो इस तरह की चीजें यहाँ ये जो ऑप्शन है किसी तरह से मेल नहीं खाता। दूसरा जो ऑप्शन है, आप किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, यहाँ लघुत्तम से कोई लेना देना नहीं है। किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या वर्ण कहेंगे, इसके बारे में सोचेंगे अपन। और अगला जो ऑप्शन है आपको, किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को, तो यहाँ अलघुत्तम आ गया है, तो यहाँ तो कोई लेना देना आपका है ही नहीं है। देखिए, प्रश्न है वर्ण कहते किसे हैं। तो यहाँ तो वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए इसमें तो स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। यहाँ केवल स्वरों के बारे में कहा गया है, इसलिए ये ऑप्शंस कट गया। यहाँ पर बात की गई है, बताओ साथियों, किसकी, ध्वनियों के बारे में बात की है, इसलिए सही जो जवाब आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, बताओ। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, क्योंकि वर्ण किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। साथियों, ये जो ध्वनियाँ होती हैं, ये जो ध्वनियों को जो हम किस में बद्ध कर देते हैं, किस में बांध देते हैं, जब लिपि में बांध देते हैं, तो लिपि में बांधने के बाद ही बताओ क्या कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। अब चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उनका लघुत्तम रूप तो है ही है, लेकिन यहाँ पर केवल स्पेशली व्यंजन दिया था, यहाँ स्वर दिया था, इसलिए दोनों ऑप्शन अपन ने यहाँ पर काटे। यहाँ सार्थक होना चाहिए, और बताओ क्या होनी चाहिए, एक सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। उस छोटी से छोटी का एक बताओ क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर बताओ क्या होगा, आंसर नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, है ना, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, इस तरह से अपन को ये प्रश्न देखना है। तो वर्ण क्या एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन होता है, या चार होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, वर्ण होता है कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक तो होता है स्वर, और एक होता है आपका बताओ क्या, व्यंजन। इसलिए वर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों, वर्णों की संख्या दो होती है, एक होता है स्वर और एक बताओ क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ से आसान तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर मैं आपसे बात करूं। देखिए भाई, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है कि निम्नलिखित में से भाषा की, बड़े की मात्रा करेंगे, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है। निम्नलिखित यानी नीचे जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है। क्या ध्वनि है, क्या पद है, क्या शब्द है, या वर्ण है। तो साथ ही मुझे पता है आप पद को और शब्द को तो काट दोगे, आपको कन्फ्यूजन रहेगा, बताओ किस में, इन दोनों में, कि ये ध्वनि है या वर्ण है। तो इसका जवाब मैं आपको पहले बताता हूँ साथियों, इसका जवाब क्या है बताओ, वर्ण। क्यों है इसका जवाब वर्ण, ध्वनि क्यों नहीं है, सुन लीजिए। प्रश्न ये पूछा है कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। अगर यहाँ पर ये प्रश्न ये होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक इकाई पूछते, कौन सी इकाई पूछते, मौखिक इकाई पूछते। लेकिन यहाँ पर तो कैसी इकाई पूछी है, लिखित इकाई, लिखित इकाई पूछी है, इसलिए वर्ण है। और अगर आपसे प्रश्न में ये होता कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम मौखिक इकाई कौन सी है, तो मौखिक इकाई पूछने पर बताओ आपका आंसर क्या होता,
ध्वनि होती, क्योंकि ध्वनि को तो केवल हम उच्चारण कर सकते हैं अर्थात मौखिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है लिखित। लिखित तो बताओ क्या होता है, वर्ण। जैसे मैंने बोला ए बोला तो ये ए वर्ण केवल ध्वनि है जब तक, तो बताओ क्या है, छोटी इकाई। लेकिन जब इसको अपन बताओ किस में बदल देते हैं, लिख देते हैं, तो बताओ वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। या लिपिबद्ध से कर देते हैं तो बताओ क्या कहलाती है, भाषा की लिखित इकाई कहलाती है। और सबसे छोटी लिखित इकाई बताओ कौन सी है, वर्ण है। आशा करता हूँ आपकी जो प्रश्न है और उसकी डिटेल अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, ये क्लास आपकी निरंतर इसी तरह से आपकी चलती रहेगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। संयुक्तों को छोड़कर, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं और उसके अलावा हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए भाई, आपको सबसे पहले तो बता दूं मैं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, ये जो संयुक्ताक्षर हैं आपके बताओ कितने होते हैं? ये संयुक्ताक्षर आपके 4 होते हैं। जैसे बात करूं मैं, एक तो होता है आपका क्षय, एक बताओ क्या होता है आपका त्रय, एक क्या होता है बताओ आपका क्षय त्रय ज्ञ, और एक बताओ क्या होता है श्रेय। ये 4 आपके बताओ कौन से वर्ण हैं? संयुक्ताक्षर वर्ण है, यानी संयुक्त वर्ण है। क्यों है ये संयुक्त वर्ण, इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षय क्षय का निर्माण होता है साथियों बताओ किससे, कैसे और शय से मिलकर होता है। ठीक है। इस त्रय का जो निर्माण होता है वो होता है बताओ किससे, तय से और रे से मिलकर बना होता है। इस ज्ञ का जो निर्माण होता है साथियों किससे मिलकर होता है, जैसे और य से मिलकर बना होता है। और इस श्रेय का जो निर्माण होता है बताओ किससे होता है, शय से, और बताओ किससे मिलकर बना होता है, रे से इसका उच्चारण होता है। अगर ये इनमें सब में दो दो वर्ण है, इसलिए बताओ इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त। कौन कौन से वर्ण है वो, छ त्रय ज्ञ श्रेय। अब प्रश्न यह पूछ रहा है कि इनको छोड़कर, यानी कि इन 4 वर्णों को यहाँ से हटा दिया जाए वर्णमाला में से, तो फिर वर्णमाला में जो वर्णों की जो कुल संख्या है, मूल वर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो साथियों उनकी संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 44। कैसे हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या मैं आपको बताओ कितनी होती है, 33 होती है। 11 और 33 को जोड़ेंगे बताओ कितने हो जाएंगे, 44। यहाँ पर पूछे गए बताओ कौन से वर्ण, मूल वर्ण ही पूछे गए, इसलिए बताओ संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। देखिए साथियों, हिंदी व्याकरण चाहे हम किसी भी लेवल की पढ़ें, हिंदी व्याकरण कोई चेंज नहीं होने वाली है। मैं आपको सरल से कठिनतम प्रश्नों के यहाँ पर अभ्यास कराऊंगा। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर भी जहाँ आपका हिंदी से संबंधित व्याकरण का पोर्शन पूछा जाएगा, वहाँ सारे प्रश्नों को हल आपको इसी जो क्लास है उसमें आपको दिया जाएगा। लगातार ये क्लास आपकी कंटिन्यू भी रहने वाली है। देखो, अगला 5वां प्रश्न है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में किसका अर्थ पूछा है बताओ, मात्रा का अर्थ पूछा है। ध्यान रखिए साथियों, वर्णमाला में जो मात्रा होती है, मात्रा का तात्पर्य मैं आपको बता दूं, मात्रा का मतलब होता है उच्चारण में, किसमें साथियों, उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाले समय को बताओ क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा ए और फिर मैंने लिखा मान लीजिए आ, तो ए के उच्चारण में कम समय लगेगा, आ के उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। तो बताओ ये किसका प्रभाव है, ये मात्रा का प्रभाव। मैंने बोला के, तो इसमें तो ए की मात्रा लग रही है, इसमें कम समय लग रहा है। मैंने लिखा का, तो बताओ इसमें आ की मात्रा लग रही है, अर्थात ये ह्रस्व हो गया और ये कैसा हो गया, दीर्घ हो गया। ये छोटा रूप हो गया और ये कैसा रूप हो गया, बड़ा रूप हो गया। तो मात्रा के आधार पर वर्ण में जो उच्चारण होता है वो उसी के आधार पर होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा अपने प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है, वर्ण की मात्रा है। नहीं भाई, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। तो बस आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्णमाला मात्रा का अर्थ आपको याद रखना है, मात्रा का अर्थ होता है उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है भाई साथियों, समझ में आ रहा है तो आपको क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में लाइक का बटन जरूर दबा देना, अपने मित्रों को शेयर साथ के साथ करते रहिए। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न, छठे नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। भाई इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसके कालमान, यहाँ कालमान का पूछा है और इसका जवाब मैं आपको अभी पिछले प्रश्न में देकर आया हूँ। तो इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में छापना है जल्दी से कि कालमान से मतलब क्या है, यानी उच्चारण के कालमान। काल का मतलब होता है, काल का मतलब होता है समय, यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है कि उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, क्या संधि कहा जाता है, समास कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, मात्रा। तो ये प्रश्न आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में, जो भी क्लास देख रहे हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब मुझे दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम 7 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 7, देखिए
जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राएं लगती हैं, दो मात्राएं लगती हैं, उसे कहते हैं। देखिए मैंने अभी बताया आपको, जो वर्ण होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक बताओ क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वर्ण और एक बताओ, स्वर एक बताओ क्या होता है, व्यंजन। स्वरों की संख्या तो बताओ आपको पता है कितनी होती है, 11, और व्यंजनों की संख्या बताओ कितनी होती है, 33 होती है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं। देखो स्वर के बारे में पूछ रहा है, व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है, तो स्वर, स्वर आपको पता है कि स्वर कितने हैं, 11। मैं लिख देता हूँ, ए, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ऊ, री, ए, आई, ओ, और बताओ औ। ये आपके 11 वर्ण हो गए। अब इसमें से आपको देखना है कि दो मात्राएं किस में लग रही है। तो दो मात्रा का मतलब है जो बड़ा रूप है ना वो सब दो मात्रा है। जैसे ए का बड़ा रूप क्या हो गया, आ, एक। ई में भी कौन सी मात्रा लग रही है, बड़ी। बड़े ओ में भी कौन सी मात्रा लग रही है, ओ। अब ए में भी बड़ी है, आई में भी बड़ी है, ओ में भी बड़ी है, और औ में बड़ी है। क्यों? क्योंकि जो ए बनता है वो किससे मिलता है, ए प्लस ई से। ये किससे बनता है, ए प्लस ए से। ये किससे बनता है, ए प्लस ऊ से। और ये किससे बनता है, ए प्लस ओ से। तो इन सब में दो दो वर्ण है। सब में कितने कितने वर्ण, इनमें सब में दो दो वर्ण है। इसलिए आप गिन कर देख लीजिए कि जिस स्वर की उच्चारण दो मात्रा लगती है उसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है, उसे बताओ क्या कहते हैं। लघु को तो मतलब होता है छोटा। संयुक्त का मतलब होता है, अभी आपने पढ़ा है संयुक्ताक्षर। मूल स्वर ये है नहीं है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा, दो। अर्थात वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, ह्रस्व, इसको कहते हैं अपन लघु। और दूसरा होता है बताओ कौन सा, दीर्घ, जिसको अपन बताओ क्या कहते हैं, गुरु। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर गुरु वर्ण के बारे में पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, गुरु। जो बड़ा वर्ण है जिसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है वो वर्ण कौन से कहलाते हैं बताओ, गुरु वर्ण या गुरु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चले भाई, 8वां प्रश्न आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर कि भाषा की सार्थक लघुत्तम, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। भाषा की सार्थक कौन सी इकाई, लघुत्तम इकाई कौन सी है। या वर्ण है, वाक्य है, शब्द है, उपवाक्य। बता दो भाई जल्दी से कमेंट्स करो कि भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। सार्थक पूछा है, सबसे लघुत्तम इकाई पूछा है, तो देखो वर्ण, वर्ण नहीं हो सकता, वाक्य नहीं हो सकता। हाँ, इसका जवाब शब्द है। क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको, उपवाक्य नहीं है। देखिए वर्ण जैसे मैंने लिखा ए का कोई अर्थ नहीं निकल रहा भाई। वाक्य मैंने पूरा लिखा, जैसे राम जाता है, तो ये तो वाक्य होगा, बड़ा रूप हो गया। तो यहाँ तो पूछा है लघुत्तम। शब्द, शब्द का जरूर अर्थ निकलता है। जैसे मैंने लिखा राम, ये राम बताओ क्या है, सार्थक शब्द है। जैसे मैंने लिखा कलम, ये कलम क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है कि मैंने क्या लिख दिया, अलग से मैंने ले लिख दिया, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन कलम का बताओ क्या निकल रहा है, अर्थ। यहाँ पर ये तो पूछा है सार्थक, यानी अर्थ जिसका निकलता है, और उसमें लघुत्तम इकाई कौन सी है। ध्यान रखिएगा, हम ऐसे प्रश्न को देखकर गलत करते हैं और आंसर अब क्या करते हैं बताओ, वर्ण करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जरूर है, लेकिन यहाँ पर शब्द कौन सा लगा हुआ है बताओ, सार्थक, जिसका अर्थ निकलता है। वर्ण का अर्थ नहीं निकलता, जबकि शब्द का बताओ क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। इसलिए सबसे छोटी इकाई अर्थ की दृष्टि से बताओ कौन सी होती है, शब्द होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका जवाब क्या रहेगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, आपका कोई डाउट भी है तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में हम नीचे बताएंगे। भाई प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, ये कह रहा है कि किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है। किस क्रमांक वाली ध्वनि क्या है बताओ, अक्षर ध्वनि। कई प्रश्न तो हमें बहुत ऑप्शन से निकल जाते हैं भाई। ये अक्षर ध्वनि पूछ रहा है, कौन सी ध्वनि पूछ रहा है बताओ, अक्षर ध्वनि। तो सीधी सी बात है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। ऑप्शन बताओ एक ही स्वर का, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो यहाँ अक्षर ध्वनि के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखना है ये सारे व्यंजन गलत हो जाएंगे। आपका जवाब कौन सा रहेगा, स्वर वाला जो आपका जवाब रहेगा। तो ई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हो जाएगा। इजी प्रश्न था। चलिए भाई प्रश्न संख्या 10, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको पढ़ें एक बार कि देवनागरी लिपि में कौन सी लिपि में बताओ, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। भाई अभी मैंने आपको इसका जवाब दिया है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो ध्यान रखना है, स्वरों की संख्या अगर संस्कृत में पूछे, किसमें बताओ, संस्कृत में अगर स्वरों की संख्या पूछे तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है बताओ कितनी, 13। लेकिन यहाँ पूछिए देवनागरी लिपि यानी हिंदी की बात कर रहे हैं, तो जवाब हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 11। ये बताओ किस में पूछी गई है, हिंदी में, और देवनागरी लिपि में पूछी गई है, तो स्वरों की संख्या बताओ कितनी है, 11। कन्फ्यूज नहीं होना है देवनागरी लिपि को देखकर कि यार पता नहीं देवनागरी लिपि दे दी है तो कोई और इसका आंसर हो सकता है, नहीं साथियों, इसमें हिंदी का ही पूछा गया है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या तो बताओ कितनी होती है, 11 होती है। संस्कृत में आगे से पूछे तो संस्कृत में स्वरों की संख्या बताओ कितनी होती है, 13। इसमें दो वर्ण बन जाते हैं,
एक तो आपकी बड़ी री बढ़ जाती है और एक वर्ण बढ़ जाता है, बताओ कौन सा री। ये दो संस्कृत में एक्स्ट्रा स्वर होते हैं, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। चलो भाई, क्वेश्चन संख्या 11। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। आप एक बार इस क्लास को देखेंगे और इससे अगली क्लास को देखेंगे तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, बताइए भाई, कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, 4 में, 2 में, 5 में? कमेंट्स कौन करता है फास्ट, जल्दी से देखते हैं। प्रश्न यहाँ पूछा गया है स्पर्श व्यंजन, तो सबसे पहली बात यह है कि हमको स्पर्श व्यंजन पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर फेफड़ों से जो वायु बाहर निकल रही है वो मुख की किसी न किसी अंग से जब स्पर्श करती है तो वर्णों का उच्चारण होता है। तो साथियों, ऐसे वर्ण होते हैं, बताओ कितने? 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या बताओ कितनी होती है? 25। मैं आपको सारे वर्ण लिख देता हूँ, चलो एक बार। सबसे पहले लाइन आती है, बताओ किसकी? क वर्ग की। फिर बताओ कौन सा आता है? च वर्ग आता है। फिर कौन सा वर्ग आता है? बताओ ट वर्ग आता है। फिर बताओ कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग आता है। और फिर शांत लास्ट बताओ कौन सा वर्ग आता है? प वर्ग। तो देखिए, के वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? के, खे, गे, घे, गा। ठीक है, इसमें चे, छे, जे, झे और ये। इधर बताओ टे में टे, ठे, टे ठे ढे, टे ठे ढे, टे ठे ढे, ढे और ने। टे ठे ढे ढे ने। और बताओ तो वर्ग में ते, थे, दे, दे और ने। टे ठे टे ठे ने। और पे वर्ग में पे, पे, बे, भे और में। ऐसे ये जो वर्ण है कितनी होती है, इनकी संख्या बताओ? 25 होती है। अब इससे ये पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो भाई यहाँ पर आंसर किया जाएगा 5। क्योंकि देखो के वर्ग को बोला जाता है साथियों कौन से वर्ण से? के वर्ग को बोला जाता है बताओ कहाँ से? कंठ से। चे वर्ग को बोला जाता है बताओ कहाँ से? तालु से। बताओ टे वर्ग को कहाँ से बोला जाता है? टे वर्ग को बोला जाता है बताओ मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से। और ये ते वर्ग है ना पूरे वर्ण, इनको बोला जाता है दंत से, है ना। और पे वर्ग है, इनको बोला जाता है बताओ कहाँ से? ओष्ठ से। तो ऐसे ये 5 उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। प्रश्न यही तो पूछ रहा था कि स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांट दिया साथियों? 5 भागों में। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। पूछ लिया बताओ कितने वर्ग होते हैं? 5 ही वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। पूछ लिया कितने वर्ण होते हैं, तो 25 वर्ण होते हैं, प्रत्येक में 5 5 है। तो आप कैसे भी आपसे प्रश्न पूछे, आप इसका जवाब आंसर आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है आपके सामने। 12वां जो प्रश्न वो कह रहा है कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? किस क्रम में कौन सा व्यंजन नहीं, बताओ? तालव्य व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन पूछ रहा है, तो बताओ किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? देखो, तालव्य व्यंजन में आपको लिख देता हूँ तालव्य। क्या लिखता हूँ मैं? तालव्य। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सुनो भाई। तालव्य व्यंजन होते हैं जैसे एक तो आता है चे, एक आता है छे, एक आता है जे, एक आता है झे, एक आता है ये, एक आता है ये और एक आता है बताओ कौन सा? शे। ये जो वर्ण है बताओ कौन किससे बोले जाते हैं? तालु से। तालु यानी मुख का हमारा जो वह सबसे कोमल अंग, चिकना भाग, उसे बताओ क्या कहते हैं? हम तालु कहते हैं। दांतों से पीछे मूर्धा, मूर्धा के आगे जो हमारे ऊपर की साइड होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ तालव्य। ये जो वर्ण है सारे के सारे, ये कहाँ से बोले जाते हैं बताओ? तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कौन सा तालव्य व्यंजन नहीं है, तो बताओ इनके अलावा कौन सा है वो वर्ण, उसका आंसर हो जाएगा। देखो चे तो यहाँ पर आ रहा है तो चे नहीं होगा, जे भी आ रहा है जे भी नहीं होगा, ये भी आ रहा है ये भी नहीं होगा, तो बताओ कौन सा हो जाएगा? घे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घे हो जाएगा, क्योंकि के, खे, गे, घे ये तो बताओ किस में आता है? कंठ में आता है। तो ध्यान रखना, तालव्य व्यंजन नहीं है पूछा है प्रश्न में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, आगे चलते हैं। क्लास को शेयर करते रहें भाई अपने मित्रों को, बहुत अच्छी क्लास है, आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। व्याकरण आपका कंप्लीट करना है तो सारे टॉपिक्स आपके धीरे धीरे इसी तरह से आपके होते रहेंगे। पे और फे का उच्चारण स्थान क्या है? देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया कंठ। कंठ तो बताओ कौन सा वर्ग होता है? के वर्ग, है ना। के वर्ग में पे और फे आते हैं कि नहीं आते? तो बताओ ये आंसर आपका नहीं होगा। बताओ तालब पे तालब में तभी अपन ने पढ़ा है कौन सा वर्ग आता है? चे वर्ग। चे छे जे जे ही आए, तो ये बताओ ये भी हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता।
ठीक है। दंती दंती में तो कौन सा वर्ग आता है बताओ? ते वर्ग वाली लाइन आती है, ते थे दे दे ने, तो बताओ ये पे और फे तो इसमें भी नहीं आते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला है बताओ कौन सा? ओस्ट। ओस्ट में आता है बताओ कौन सा वर्ग? पे वर्ग। और पे वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पे, फे, बे, भे और में। अब इनमें से देख लो किसके बारे में पूछा है? पे और फे के बारे में पूछा है, तो उच्चारण स्थान बताओ क्या हो जाएगा इसका? ओस्ट हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओस्ट हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए मित्रों, आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, शानदार और जानदार। देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है तो इसका जवाब नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इस प्रश्न को मैं अभी पिछले प्रश्न में हल करा चुका। तो ये पूछा है कि कौन सा ओष्ठ वर्ण नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ओष्ठ वर्ण बताओ कौन सा वर्ग आता है? पे वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है बताओ? पे वर्ग। पे वर्ग में आपको 5 वर्ण आते हैं, पे फे बे बे में। तो पे फे बे बे में के अलावा जो वर्ण है वही आपका क्या हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा। तो इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आप इसका जवाब मुझे बिल्कुल टाइप करके दीजिए। चले भाई, क्वेश्चन संख्या 14 का जवाब आपको देना है। ओष्ठ वर्ण नहीं है का ध्यान रखना है, नहीं है का आंसर आपको देना है। चलिए भाई, आगे का प्रश्न हम चर्चा कर लेते हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से व्यंजन तालव्य है। उच्चारण की दृष्टि से बताओ क्या व्यंजन तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण भैया कौन सा पूछा है? तालव्य। तालव्य वर्ण बताओ कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया है, चे, छे, जे, झे, ये और शे, ये तालव्य वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है व्यंजन तालव्य है, यानी इनमें से कोई सा वर्ण है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, ते, ते तो दंत का होता है, तो ये तो नहीं होगा। पे, पे तो ओष्ठ का होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो ये भी नहीं होगा। बताओ कौन सा? वे तो बताओ क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। तो दंतोष्ठ भी नहीं पूछा, यहाँ तो क्या पूछा है? व्यंजन तालव्य पूछा है। तो बताओ जय आ रहा है किसमें कहीं? ये आ रहा है जय, तो बस जय ही हमारा आंसर है। बताओ ये कौन सा हो जाएगा आपका? तालव्य वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तालव्य वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 16, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो वही तालव्य के बारे में पूछा है। अगर प्रश्न पिछले प्रश्न की व्याख्या आपने देखी है तो इसको मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं है। आपको जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो ठीक है, आपको पता है चेवर्ग पूरा इसमें आता है, तो चेवर्ग वाला लाइन इसमें देख लीजिए। आंसर मुझे नीचे टाइप कर दीजिए। सब में हलंत लगा हुआ है इनमें ना, सब में क्या लगा हुआ है? इनमें हलंत लगा हुआ मान लीजिए आप सब में ना। तो इसका जवाब मुझे नीचे चाहिए, कौन सा क्रम में तालव्य व्यंजन है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आपके उत्तर निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में मुझे मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको शाम को देना है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 17 है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? किस क्रमांक में क्या है बताओ? मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से कहलाते हैं? मूर्धन्य। देखो भाई, पहले आपको बता देता हूँ, मूर्धन्य व्यंजन पूछा है। कौन से व्यंजन? मूर्धन्य। देखो, मूर्धा में आते हैं, एक तो आपका पूरा टे वर्ग वाला लाइन है ना, टे, ठे, डे, ढे, णे। इसके अलावा एक वर्ण आता है आपका री, और एक बताया बताओ कौन सा? शे। ये सारे वर्ण बताओ कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। तो इनमें से आप देख लीजिए कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। देखो, चे, चे तो बताओ बताओ कौन सा है? तालव्य है, तो ये तो नहीं होगा, तालव्य पूछा ही नहीं है। खे, खे तो बताओ कंठ होता है, तो ये भी इसने कंठ भी नहीं पूछा। पे, पे तो बताओ क्या होता है? ओष्ठ होता है, तो ओष्ठ भी इसने नहीं पूछा। इसने कौन सा पूछा है? मूर्धा। तो मूर्धा बताओ कौन सा? पहला ही पहला वर्ण आ गया, बताओ कौन सा? टे। तो बताओ ये कौन सा वर्ण होगा आपका? मूर्धन्य वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा साथियों? मूर्धन। तो जवाब कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 17 का जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई, आगे आगे अगले प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा। 18, क्वेश्चन संख्या 18, जय और धय का उच्चारण स्थान है। किसका? जय और धय का उच्चारण स्थान है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई, जय और धय, जय का जो उच्चारण स्थान होता है बताओ कौन सा होता है? चे वाला लाइन में आता है ना, चे, छे, जे, तो बताओ ये तो कौन सा होता है? तालव्य। ये तो कौन सा होता है? तालु से बोला जाता है चेबल लाइन। और ये किस में आता है? ते, थे, दे, धे, अर्थात ये बोला जाता है दंत से। तो तालव्य और दंत जो ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंठ और तालव्य नहीं है भैया, ओष्ठ और नासिक नहीं है भैया, मूर्धन और ओष्ठ ये भी नहीं है। बताओ कौन सा? तालव्य और दंत। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपके लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए निःशुल्क है।
संपूर्ण शिक्षण विधि पढ़ने के लिए निःशुल्क है, संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए निःशुल्क है, संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए निःशुल्क है। लगातार इस पर ये सारी क्लासेस जारी हैं और आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो आपका बिल्कुल एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने मित्रों को इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे, अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्टोरी वगैरह जहाँ भी आप लगा सकते हैं इस क्लास को आप जरूर लगाइएगा ताकि सभी लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके। तो इसका जवाब क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई आगे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 19। देखो, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। क्या पूछा है? भाषा में स्वतः उच्चारित यानी जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ऐसे उस वर्ण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, देखिए हमने बात की भाषा, है ना, और भाषा में बताओ वर्ण वर्ण पढ़े, और वर्ण बताओ कितने प्रकार के पढ़े अपन ने? वर्ण कितने प्रकार के पढ़े? दो प्रकार के। एक तो बताओ होता है कौन सा? स्वर। और एक बताओ कौन सा होता है? व्यंजन। आप सभी को पता है स्वर कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी ये कैसे होते हैं बताओ? स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वतः क्या होते हैं? उच्चारित। जबकि जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं बताओ? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने ए बोला तो ए के उच्चारण में किसी और की ध्वनि की आवश्यकता ही नहीं है। ई के बोला मैंने, ई के उच्चारण में किसी और वर्ण की ध्वनि की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात ये कैसे उच्चारित होते हैं बताओ? स्वतः। अर्थात ये स्वतः है, अर्थात ये क्या कहलाते हैं? स्वर। अब मैंने लिखा मान लीजिए का। अब का में दो वर्ण है, एक तो है बताओ क्या? के, और एक बताओ क्या है? आ। तो यहाँ पर दो वर्ण है, एक तो के है और आ है, अर्थात ये क्या कहलाएगा बताओ? व्यंजन कहलाएगा। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से, क्योंकि देखो आ क्या है? स्वर। इसलिए यहाँ पर यही पूछा है कि ऐसे वर्ण जो स्वतः ही उच्चारित होते हैं, तो स्वतः उच्चारित होने वाले वर्ण ध्यान रखना है, बताओ कौन से होते हैं? बताओ स्वर। स्वर को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई, प्रश्न संख्या 20 आप सभी के लिए। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? एक बार स्वर लिख देता हूँ पूरे। आपको पता है स्वर कितने होते हैं? 11। क्या है बताओ? ये 11 स्वर। जैसे पहला ए, दूसरा आ, तीसरा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे क्या है बताओ? 11 स्वर हैं। अब देखो ए कैसा स्वर है बताओ? मूल स्वर है, क्योंकि ए से क्या बना है? आ। ये बताओ एक तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरा ई से क्या बना है? बड़ी। एक बताओ कौन सा हो जाएगा आपका? ये ऊ से क्या बना है बताओ? बड़ा ऊ। एक कौन सा हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा। अब बताओ एक कौन सा है आपका? री। री से कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी बताओ क्या है? मूल स्वर है, इसलिए बताओ मूल स्वर। ये ए है ना? ए अकेला नहीं है, ए के साथ में ए भी है और ई है। ऐ है ना? ये भी अकेला नहीं है, इसके साथ ए है और ए है। इसके साथ ये भी अकेला नहीं है, ये इसके साथ ए है और ऊ है। और इसके साथ बताओ क्या है? ए प्लस ओ है। ए मान लो चाहे आ मान लो, ठीक। तो यहाँ मूल स्वर कितने निकले बताओ? 4। 1 2 3 और 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साथियों, ये क्लास आप सभी को कैसी लगी? नीचे मुझे 100% आपको क्या बताना है? ऐसा कमेंट्स मुझे बताना है क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास के प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा? सरलतम से हम कठिनतम की ओर चलेंगे। वर्ण से संबंधित आज की हमारी पहली क्लास थी। वर्ण से संबंधित सारे प्रश्न, सारे डाउट आपके ऐसी अन्य क्लासेज में पूरे होने वाले हैं। अगला पार्ट वर्ण का आपको नेक्स्ट क्लासेज यानी कल आपको देखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को शेयर नहीं किया है तो अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी में अपनी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।